सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 13 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमको मिलने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। अभी हाल ही में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का अभी आयोजन कहाँ पे किया गया? तो भारत में किया गया। हम बात कर रहे हैं एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम मीटिंग की। 2025 में इसका ये 14वां संस्करण है जो भारत में हुआ। भारत में भी कहाँ? नई दिल्ली में। अभी 12 फरवरी को ये शुरू हो गया, 14 फरवरी तक चलेगा। और यहाँ पे इसका उद्घाटन किया हमारे जो मत्स्य पालन मंत्री हैं। कौन? पशुपालन मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री, पंचायती राज मंत्री, सब इन्हीं के पास है, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। और आपको बता दूं, भारत दूसरी बार इसे होस्ट कर रहा है। इससे पहले जो इसका 8वां एडिशन हुआ था 2007 में, तब भारत ने इसको होस्ट किया था। तब ये केरल के कोच्चि में हुआ था। ये जो बैठक है वैसे तो हर 3-3 साल में होती है, लेकिन जो इसकी लास्ट बैठक हुई थी ना, जो इसका 13वां समिट हुआ था 2019 में हुआ था ताइवान में। उसके बाद अब जाकर के ये 14वीं बैठक हो रही है। और इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में नई नई रिसर्च को, नए नए आइडियाज को आपस में यहाँ पे साझा करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो भारत है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश है और दुनिया में झींगा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अच्छा, इस बार की थीम भी है। थीम क्या है? एशिया प्रशांत में नीले विकास को हरा भरा बनाना, ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। बाकी एशियन फिशरीज सोसाइटी की अगर बात करते हैं जो इसका आयोजन करता है, तो इसकी स्थापना होती है 1984 में। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। और इसका उद्देश्य है एशिया में जलीय कृषि सहित मत्स्य पालन में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जो भी पॉइंट टू पॉइंट चीजें थी वो मैंने आपको सब कुछ बता दिए। अब यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे मत्स्य की बात हो रही है, तो मत्स्य से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपने पढ़े होंगे अलग अलग दिनों में, सारे एक साथ मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि आपको याद होगा, भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर ये भी लॉन्च हुआ था कहाँ? सिक्किम में। भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने वाला पहला राज्य बना सिक्किम। ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? लक्षद्वीप। गुजरात की स्टेट फिश बनी थी घोल मछली। हमारे मत्स्य पालन मंत्री ने कौन सी ऐप लॉन्च की थी? रंगीन मछली ऐप। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, नेशनल फिश फार्मर डे, ये 10 जुलाई को होता है। सिक्किम की स्टेट फिश ये केटली है, जिसे कूपर महशीर कहते हैं। पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। नेशनल एक्वेटिक एनिमल हमारा कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। साइंटिफिक नेम है इसका प्लैटेनिस्टा गांगेटिका। मछलियों के अध्ययन को इस्थोलॉजी कहते हैं। और सेंटर मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको केरल के कोच्चि में मिलेगा, जिसकी स्थापना होती है 1947 में। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य की अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भीमताल नैनीताल में है, जिसकी स्थापना होती है 1987 में। ठीक है, तो ये मछलियों से ही संबंधित कुछ अलग अलग तरह के प्रश्न है, तो इनको ये ध्यान में रखना। ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न है। ये नीचे वाले 2 स्टैटिक है, जिसमें से कोई एक या ये दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी अगले प्रश्न की ओर फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम सृजनम है, ये कहाँ पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो ये देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र है, मतलब प्लांट है। तो ये देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र है, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है। और इसी को नाम दिया गया सृजनम। इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया? अभी एम्स दिल्ली में लॉन्च किया। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने ही लॉन्च किया है। और बायोमेडिकल वेस्ट मतलब जैसे कि ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, थूक हो गया, मतलब जो भी लेबोरेटरीज में जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जिसमें कीटाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनसे बीमारी फैलने का खतरा होता है, तो उन सबको यहाँ पे कीटाणु रहित कर देगी ये मशीन। और इसी के साथ साथ उनसे जो स्मेल आती है, जब आप हॉस्पिटल्स जाते हो तो बहुत सारे वहाँ पे आप देखते होंगे डस्टबिन के पास इस तरह के जो बायोमेडिकल वेस्ट लगा होता है, जैसे कि ब्लड से सनी हुई कॉटन होती है, दस्ताने होते हैं, ग्लव्स होते हैं, तो स्मेल भी आती है ना, तो ये उस स्मेल को भी ख़त्म कर देगा। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 400 किलोग्राम बायोमेडिकल वेस्ट को ये मैनेज कर सकता है पर डे। तो क्या नाम है? सृजनम इसको नाम दिया गया है। बात आपको समझ में आ गई होगी ये है क्या, ये काम क्या करेगा।
अच्छा, इसको बनाया किसने ये आप पूछना चाहोगे, तो CSIR के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में है, उसी ने इसको डेवलप किया है, ये आप ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे सृजनम है और इसी से मिलता जुलता एक एप्लीकेशन हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, सृजन ऐप। याद आ रहा है आपको सृजन ऐप? उसको किसने लॉन्च किया था? याद आएगा आपको, पंजाब ने लॉन्च किया था मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए। तो मिलता जुलता था, तो मैंने रिलेट करके आपको याद करा दिया। अब इसके अलावा और क्या मैं आपको रिलेट करके याद करवाने वाला हूं। अब इसी तरह से कुछ और संयंत्र जो प्लांट आपके न्यूज में रहे, वो यहाँ पे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो चलो फिर मेरे साथ। तो देखो फिर, अगर पूछे भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण कहाँ पे किया गया था? केरल के कन्नूर में। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर खुला? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर खुला? हरियाणा में। बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला, जिसका नाम है लाल टिपारा गौशाला का, इसका उद्घाटन किया गया था ग्वालियर में। अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र प्लांट बंद करने वाला G7 कंट्री बना था इंग्लैंड। भारत का पहला CO2 से मिथेनॉल पायलट प्लांट कहाँ पर बनेगा? पुणे में। और उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये बनेगा हिमाचल के दभोटा में। ये तो कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था। तो इस तरह से ये कुछ अभी प्लांट्स हैं, संयंत्र हैं, ये न्यूज़ में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का 12वां संस्करण ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 की। इस बार ये इसका 12वां संस्करण हुआ 10 से लेके 13 फरवरी 2025 तक। कहाँ पर? दुबई, UAE में, हमेशा यहीं पे होता है। और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया, भारत का प्रतिनिधित्व किया हमारे जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, कौन? भूपेंद्र यादव ने। थीम भी रही इस बार इसकी, भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। और इसका आयोजन करता है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट नाम से एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने की थी 2013 में। आयोजन करने का वैसे उद्देश्य क्या है? सरकारी नवाचार और उत्कृष्टता यानी कि इनोवेशन और एक्सेलेंस को बढ़ावा देना। तो ध्यान रहेगा, विश्व सरकार या वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का इस बार 12वां संस्करण हुआ कहाँ पे? दुबई में। अब इसी तरह से कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट समिट्स, शिखर सम्मेलन जो अभी हुए या अभी होंगे, वो सब मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो आओ मेरे साथ। तो देखो, एक तो ये अभी हमने पढ़ा था वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ये अब मई में होगा। मई में होगा कहाँ पे? मुंबई में होगा। 3 बार इसके वेन्यू चेंज हो चुके हैं, तो ये लेटेस्ट वाला याद रखना। भारत पहली बार इसको होस्ट कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ भोपाल में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 हुआ नई दिल्ली में। 28वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ये 2026 में होगा भारत में। इंडिया एनर्जी वीक 2025 ये हुआ नई दिल्ली में। काशी तमिल संगम 3.0 वाराणसी में। 8वां इंडस फूड 2025 ग्रेटर नोएडा में। 15वां एरो इंडिया 2025 हुआ बेंगलुरु में। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ कोणार्क उड़ीसा में। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 हुआ गुजरात के गांधीनगर में। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ कोलकाता में, और अगला वाला जो होगा वो जापान में होगा। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 गांधीनगर में। पहला प्रौद्योगिकी संवाद IISc बेंगलुरु में। हथकरघा सम्मेलन जिसका नाम है मंथन, ये हुआ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 हुआ नई दिल्ली में। ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन हुआ, ये होगा अभी मार्च में भारत में। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन हुआ अबू धाबी में, जिसमें चीफ गेस्ट हमारे विदेश मंत्री थे सुब्रमण्यम जयशंकर। कुछ और देखें तो अभी 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव हुआ गोवा में। WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की थी भारत में नई दिल्ली में। पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 ये हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात में। और बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 हुआ गांधीनगर गुजरात में। तो आप देखेंगे लगभग समिट शिखर सम्मेलन से संबंधित मैंने आपको 20 से 21 प्रश्न यहाँ पे रिवाइज करा दिए, और ये सारे के सारे बिल्कुल लेटेस्ट हैं, इसी साल 2025 वाले ही हैं, तो ये ध्यान में जरूर रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी फरवरी में ही पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? तो आंसर होगा बैंकॉक में। तो पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 की हम बात कर रहे हैं, ये 2 से लेके 11 फरवरी तक हुआ था, अभी हो चुका है। कहाँ पे हुआ? बैंकॉक थाईलैंड में। और हो गया तो भारत ने कितने मेडल जीते? यहाँ पे 12 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 3 ब्रोंज हैं।
मेडल टैली में अगर हम देखेंगे यानी कि पदक तालिका में, तो भारत टॉप पर है, दूसरे स्थान पे थाईलैंड है और तीसरे पे इंडोनेशिया है। अच्छा, गोल्ड किस किसने जीते, तो पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है, तो एक बार आप इनको रीड कर लीजिएगा, कम से कम खिलाड़ियों के नाम देख लीजिएगा ताकि आपको ये पता लग जाए कि इन खिलाड़ी का संबंध तीरंदाजी से है या आर्चरी प्लेयर है। और ये मैं आपको डेली पीडीएफ देता हूँ, तो पीडीएफ में अगर यहाँ पे आपको छोटा दिख रहा है या नज़र आने में दिक्कत है तो पीडीएफ से आप रीड कर लीजिएगा, है ना। पीडीएफ जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्विज सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे आपको मिलेगी, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छा, पैरा तीरंदाजी की बात आ रही है तो एक नाम मैं आपको जरूर बताऊंगा, उनका नाम है हरविंदर सिंह। ये नाम आपने इस साल जरूर सुना था, ये पैरालंपिक आर्चर हैं। और क्यों सुना था, क्योंकि अभी 2025 में पद्मश्री इनको मिला है, और ये अवार्ड पाने वाले या पद्मश्री पाने वाले ये पहले भारतीय पैरा आर्चर हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अभी पेरिस पैरालंपिक हुए थे ना 2024 में, उसमें ये गोल्ड लेकर के आए थे। उसमें समापन समारोह, क्लोजिंग सेरेमनी में ये हमारे फ्लैग बियरर भी रहे थे। हरविंदर सिंह इनका नाम है। वैसे एक पैरा आर्चर बहुत फेमस भी हैं और मुझे तो बहुत पसंद है। मतलब बहुत मोटिवेट करती हैं वो। मैं काफ़ी बार उनका नाम लेता हूँ जब भी मौका मिलता है। उनका नाम है शीतल देवी। तो वो भी याद रखना, उनका संबंध भी तीरंदाजी से है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी अगले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? प्रश्न इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। इसका सही उत्तर होगा भारत। आपको याद है अभी जो तीसरा वैश्विक एआई समिट हुआ, जो एआई सम्मेलन हुआ कहाँ पे, फ्रांस में, जिसे को होस्ट किया था भारत ने। मोदी जी गए थे, हम पढ़ चुके हैं ये वाली बात, है ना। मोदी जी को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो ये वहाँ पे गए, उन्होंने अटेंड किया और वहाँ पे उन्होंने ही कहा, मोदी जी ने कहा कि भारत अगले एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका जो पहला एडिशन हुआ था ना, वो 2023 में हुआ था ब्लेचले यूके में। जो दूसरा एडिशन हुआ था 2024 में हुआ था सियोल साउथ कोरिया में। और इस बार तीसरा एडिशन है ये जो 2025 में हो रहा है, कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में। अच्छा, जब मोदी जी वहाँ पर थे फ्रांस में, पेरिस में, तो वहाँ पे उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने फ्रांस का एक शहर है मार्सिले शहर, वहाँ पे भारतीय वाणिज्य दूतावास की भी स्थापना उन्होंने कर दी है। ये पॉइंट भी मैं आपको बता दूं, ध्यान में रखना। अच्छा, पेरिस ये किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो जो आपके करंट अफेयर्स में बिल्कुल लेटेस्ट एक आध साल में जो प्रश्न बने, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कई बार ये शीट मैं आपको रिवाइज करवा चुका हूँ। अगर आप रेगुलर हमारे करंट अफेयर्स की क्लास देखते हो तो बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसा लगेंगे कि हाँ पढ़ चुके हैं। और ये कब होता है? जब एक ही क्वेश्चन को आप बहुत सारी बार अपने आंखों के आगे से निकाल लोगे, अपने इस मुंह से बहुत सारी बार उन क्वेश्चन को आप रिपीट करोगे, बोलोगे, तो हैबिचुअल हो जाओगे आप उन क्वेश्चंस के, कि आपको लगेगा ये तो आता है। तो देखो, फिर हमने पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट ये ओपन एआई के साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर बना रहा है जिसका नाम स्टारगेट है। किस राज्य ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया? कर्नाटक। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये पिछले साल वाला है जो दुबई में ही हुआ था, तो वहाँ पे भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता था। उसके अलावा एआई में भारतीय स्टार्टअप्स को सशक्त करने के लिए अभी इम्पेल एआई प्रोग्राम लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। जिनी एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गूगल ने। भारत की पहली एआई फिल्म इरा है। WHO ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया? सारा। भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम है देविका। दुनिया की पहली एआई स्पोक पर्सन यानी कि प्रवक्ता लॉन्च की थी यूक्रेन ने, जिसका नाम है विक्टोरिया शी। उसके अलावा जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम लॉन्च हुआ था उस पेंच टाइगर रिजर्व में, उसका नाम पेंटोरा है। एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट को लॉन्च किया था आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। दुनिया की पहली मिस एआई बनी थी केंजा लेइली। रिलायंस ग्रुप ने लॉन्च किया एआई सूट, इसका नाम है ब्रेन। एआई पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट रुफुस को लॉन्च किया अमेजॉन ने। सेबी ने एआई चैटबॉट सर्विस लॉन्च की जिसका नाम है सेवा। सेवा मतलब हो गया सेबी वर्चुअल असिस्टेंट। ग्लोबल एआई समिट 2024 ये हैदराबाद में हुआ था। पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि कहाँ हुई? फ्रांस में। किन के बीच हुई थी? यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच।
और टाइम्स ने जो AI 2024 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की थी, उसमें एक भारतीय कैबिनेट मंत्री भी हैं, कौन, अश्विनी वैष्णव। अभी AICTE ने 2025 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया, ये याद रखना। RBI ने वित्तीय क्षेत्र में AI के नैतिक इस्तेमाल के लिए भी किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, तो IIT मुंबई की प्रोफेसर है पुष्पक भट्टाचार्य। उसके अलावा अभी जेटसन ऑरेन नाम से एक नैनो सुपर जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया था एनवीडिया ने। और डीप सीक AI चाइना का AI चैटबॉट है। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, महाराष्ट्र में। AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया, कौन सा, UK। ठीक है, तो AI से संबंधित ये सब बातें ध्यान में रखना। अब एक प्रश्न आपके लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर किनको कहा जाता है, और उन्होंने 2024 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जीता था, 2 जनों ने जीता था। तो एक तो वही थे AI के गॉडफादर, उनके साथ एक और व्यक्ति थे, तो दोनों के नाम आपको बताने हैं। बताओ, हम अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर आप में से कोई पहली बार हमारा करंट अफेयर्स का क्लास ले रहे हैं तो आपको बता दूं, ये जो नोबेल पुरस्कार मैंने आपको बताया ना, तो इसका ट्रिकी वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको लगेगा कि ट्रिकी वीडियो तो हम कहीं और भी देख चुके हैं, तो देखा होगा, लेकिन एक बार अपना वीडियो देखना, आपको उससे आसान लगेगा और मज़ेदार भी। तो प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे, या अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशंस पे भी, या सिंपल सा सर्च कर लो यूट्यूब पे, लिखो पहले क्रिक एग्जाम, और जो भी आपको टॉपिक सर्च करना है उसको पीछे लिख दो, वीडियो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में WTA मुंबई ओपन 2025 में एकल खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा जिल टेकमैन ने। तो WTA मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं, जो हुआ मुंबई महाराष्ट्र में। इसमें वुमेन सिंगल जीत लिया है जिल टिकमैन ने। ये स्विट्जरलैंड की टेनिस प्लेयर है, इन्होंने हराया फाइनल में किसको, मनांगचया सांगकाउ को, जो कि थाईलैंड की हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये भारत में होने वाला एकमात्र WTA टूर्नामेंट है। WTA मतलब होता है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। ये महिलाओं का जो टेनिस टूर्नामेंट है उसका आयोजन करता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे वुमेन सिंगल की बात कर लें। वैसे वुमेन्स डबल भी होता है, लेकिन कहने वाली बात ये महिलाओं का ही होता है। मेन सिंगल या मेंस डबल इस तरह का टूर्नामेंट यहाँ पे नहीं होता। तो मैं यहाँ पे केवल आपको वुमेन सिंगल बता रहा हूँ। पूछेगा तो यही पूछेगा, डबल्स तक वो नहीं जाएगा, नहीं पूछेगा एग्जाम में। अगर उसमें कोई भारत विजेता रहता तो वो बात अलग होती, क्योंकि वो एक रशिया की जोड़ी ने जीता है, तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो आप तो ये वुमेन सिंगल का याद रख लो, यही बड़ी बात होगी। और इस बार ये इसका चौथा संस्करण है, चौथा एडिशन है। इससे पहले 4 संस्करण कब हुए थे, 2017 में पहला हुआ था, फिर 2018 में हुआ, फिर 2024 में, अब ये 2025 में हो रहा है। ये जो खेल है, या ये जो मुंबई ओपन है, ये हार्ड कोर्ट पे होता है, याद रखना। और इसी तरह से एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि 2024 का WTA फाइनल किसने जीता था, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। तो आंसर इसका हो जाएगा कोको गॉफ ने। वो अमेरिका की टेनिस प्लेयर है, और जो उसे जीतता है ना, उसको एक ट्रॉफी मिलती है, बिली जीन किंग ट्रॉफी, वो उनको दी गई थी। जो हुआ कहाँ पे था ये WTA फाइनल, रियाद सऊदी अरब में हुआ था, अभी नवंबर की ही बात है। तो ये सारी बातें याद रखना। और आपको याद दिलाऊं, इसी तरह से 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था, एक ATP टूर्नामेंट हुआ था, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, जो कि पुरुषों का होता है। कौन सा वाला, 2025 में अभी चेन्नई ओपन टेनिस प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है, कहाँ पे, तमिलनाडु में हुआ था। उसमें मेन सिंगल किसने जीता था, फ्रांस के किरियन जैक्वेट ने, वो हमने पढ़ा था। अभी सिमोना हालेप के बारे में हमने पढ़ा, रोमानिया की टेनिस प्लेयर है, इन्होंने संन्यास ले लिया और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बना दिया नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के हैं। इन सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बन जाएगा, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। मेन सिंगल वुमेन सिंगल किसने जीता, ये याद रखना। मेन सिंगल वही पुराना वाला नाम है जिन्होंने पिछले साल जीता था, जेनिक सिनर इटली। और वुमेन सिंगल याद रखना है, मेडिसिन कीज ने जीता है, अमेरिकी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहां पर शुरू हुआ, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 ये अभी 11 फरवरी को शुरू हुआ, 14 फरवरी तक चलेगा। कहां पर, नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
इसका इस बार याद रखना ये तीसरा संस्करण है, इंडिया एनर्जी वीक की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी की बात की जाती है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें मूव करना है, पेट्रोलियम पे हमें दूसरे देशों पे हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करना है, यही सब एनर्जी पे यहाँ पे चर्चा होती है, नाम से समझ में आ रहा है। इसका जो पहला एडिशन है 2023 में हुआ था बेंगलुरु में, दूसरा एडिशन 2024 में हुआ था गोवा में, और अब तीसरा एडिशन 2025 में हो रहा है कहाँ पे, नई दिल्ली में। अच्छा, यहाँ पे एक काम करता हूँ, अब मैं आपको इस साल जो भी चीजें पहली बार हुई है, फर्स्ट टाइम से संबंधित जो भी प्रश्न हमने देखे थे ना, तो पहली बार जो भी प्रश्न होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, तो वही सब मैं आपको आज रिवाइज कराता हूँ यहाँ पे। तो ध्यान से सुनना, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी साल के हैं ये। तो पहला प्रश्न जैसे पूछ रहे, BAPS अभिसंस्था ने दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था, कहां पे, साउथ अफ्रीका। देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ मुंबई में। भाषिणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया त्रिपुरा। नाइजर या अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश बन गया जिसने आधिकारिक तौर पर ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म कर दिया है, जिसे रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। और पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी में हुआ। टाटा स्टील हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है, टाटा स्टील। और ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया, युगांडा। DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की, तो IIT हैदराबाद। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया पनामा। पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन अभी हुआ UAE में। मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई तशेगो गोलाय, ये साउथ अफ्रीका से है। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा शुरू हुई हरियाणा फरीदाबाद में। उत्तर भारत का पहला हरित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा हिमाचल के दबोटा में। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी बनेगी महाराष्ट्र में। और IIT मद्रास, ये भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस इसने लॉन्च किया। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खुलेगा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। तो देखो, पहले से ही संबंधित जहां जहां पे हमने बात की, ये पहली बार होगा, इसी से संबंधित 17 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको और रिवाइज करवा दिए इसी एक प्रश्न में, और ये सारे 2025 वाले ही है मेरे भाई, है ना, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में राष्ट्र उत्पादकता दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 12 फरवरी को। तो हर साल 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना और उसे बढ़ावा देना। थीम क्या है, फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। और याद रखना 12 से लेकर 18 फरवरी को राष्ट्र उत्पादक सप्ताह के रूप में भी मनाया जा रहा है। अब डे वाला प्रश्न है, चलो एक बार फिर से फरवरी में कौन कौन से दिवस हमने मनाए हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 10 फरवरी को ही नेशनल डिवॉर्मिंग डे यानी कि कृमि मुक्ति दिवस, 10 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस एपिलेप्सी डे, जो कि फरवरी के दूसरे मंडे को होता है, तो इस बार 10 फरवरी को था। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 11 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे और 11 फरवरी को ही एंटी स्मगलिंग डे, तस्करी विरोधी दिवस के रूप में मनाया। और अभी 12 फरवरी हमने देखा राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। तो फरवरी की अभी तक के देखो इतने से ही डेज हैं, बड़े आसानी से आपको याद रहेंगे। ध्यान में रखना, बार बार पूरे महीने में आपको रिवाइज करवाता ही हूँ, मेरे साथ साथ बोला करो, बस आपको याद रह जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। और हाँ, एक और बात, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, मुझे पता है। जो हमारी PYQ वाली सीरीज हमने स्टार्ट की थी, इस साल से ही हमने स्टार्ट किया, उसके 10 एपिसोड ही आए थे अभी तक, और आप लोगों को उससे बेनिफिट हो रहा है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको वो सीरीज बहुत अच्छी लगी, लेकिन 10 एपिसोड के बाद में उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। आप लोग कह रहे हैं उसे कंटिन्यू करें, तो बिल्कुल मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अभी टाइम का मेरे पास इशू चल रहा है। तो ये फरवरी निकलने दो, मार्च से मैं उसे कंटिन्यू जरूर करूंगा। डेली नहीं हो पाएगा तो मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन उसे जरूर लेकर के आऊं। तो मार्च तक मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी चीजें चल रही है उससे कुछ सॉर्ट आउट करने की मेरे साथ, ताकि कुछ समय मैं निकाल पाऊं, और मैं डेफिनेटली उसे शुरू करूंगा। फरवरी निकल जाने दीजिए। और हाँ, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, एक तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, PYQ सीरीज अगर नहीं देखा तो एक बार विजिट जरूर कीजिए। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वो 10 वीडियोस तो है वहां पे। और सेशन को प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिए, चाहे डेली वाला हो, वीकली वाला हो, मंथली या सुपर फास्ट रिवीजन, जो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ पाता हूँ
उन्हें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर तो आप कर ही सकते हैं, इतना सा काम आप कर सकते हैं जो आपके बस में है। तो एक रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे दिन की मेहनत लगती है, पूरा दिन भर लगता है मुझे आपका कंटेंट तैयार करने में, तो आपसे बस ये 1-2 सेकंड लगेंगे आपके, इतना सा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। वीडियो को बस टैप करके आपको लाइक करना है, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर कर देना है। मुश्किल से 2-3 सेकंड लगेंगे आपके, जिसमें मुझे भी अच्छा लगेगा, कंटेंट को रेस्पॉन्स मिलेगा, तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और वर्क करने के लिए। तो ज़रूर कीजिएगा। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 96। यहाँ हम बात कर रहे हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 की। इसको जारी किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। ये बर्लिन जर्मनी की नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे भारत के रैंक की बात करेंगे, भारत 96 पे है टोटल 180 देशों में से। भारत के स्कोर कितना दिया गया? 38। मतलब देशों में भ्रष्टाचार कितना है उसके हिसाब से ये रैंकिंग दी जाती है। पिछला जो रैंकिंग था 2023 वाले में भारत की जो रैंक थी वो 93 थी। इस बार 2024 वाली ये रैंकिंग है तो भारत को और रैंक गिर गई है, 96 पे आ गया भारत। टॉप पर कौन है फिर? टॉप पर डेनमार्क है। मतलब सबसे कम भ्रष्टाचार है डेनमार्क में, लगातार 7वें साल इस लिस्ट में ये टॉप पर बना हुआ है। दूसरे पे फिनलैंड है, फिर सिंगापुर है। अच्छा, आप जानना चाहोगे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस रैंकिंग के अनुसार कहाँ पर बताया गया, यानी कि सबसे आखिरी पे, सबसे लास्ट पे कौन है? 180वें नंबर पे साउथ सुडान है। तो याद रखेंगे कौन से रैंकिंग है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत की रैंक क्या है? 96 है। टॉप पर कौन है? डेनमार्क है। अब रैंकिंग वाला प्रश्न है सूचकांक। अभी कल परसों ही मैंने आपको 2025 के सारे रैंकिंग रिवाइज कराई, 2024 की सारी इंपॉर्टेंट रैंकिंग रिवाइज कराई थी। तो आज मैं आपको 2024 की नहीं करा रहा हूँ, केवल 2025 वाली रैंकिंग मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ जो इस साल हमने पढ़ी है। तो देखो फिर, अभी हमने पढ़ा था कि 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में, एक्सपोर्ट में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है, टॉप पर चाइना है। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स में भारत 123 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में भारत में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कोलकाता है और दुनिया में कोलंबिया का बैरंक्विला। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत की ओवरऑल रैंक 25 है, टॉप पर अमेरिका है। कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, भारत में टॉप पर कर्नाटक है, तो विश्व में टॉप पर ब्राजील है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर जो आया उसमें टॉप पर चाइना है, तीसरे पे भारत है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले पे उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा है। फोर्ब्स के वर्ष 2025 के दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत 12वें पे है, टॉप पर अमेरिका है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान मिला। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत तीसरे पे है, टॉप पर चाइना है। इसको यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने जारी किया है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में थाईपुसम त्योहार कहाँ पर मनाया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो थाईपुसम ये तमिलनाडु के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये त्योहार भगवान मुरुगन को समर्पित होता है, जो कि बुराई पर विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान मुरुगन यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय की यहाँ पे पूजा की जाती है। तो थाईपुसम त्योहार याद रखना कहाँ पे? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार फेस्टिवल्स जो भी न्यूज में रहे वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा आज यहाँ पे। तो एक याद रखेंगे, जल्लीकट्टू महोत्सव, ये भी तमिलनाडु में होता है, बेल को कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। कंबाला उत्सव बेंगलुरु में होता है, भैंसों की दौड़ होती है। और गढ़ीमाई फेस्टिवल नेपाल में होता है। कनुमा महोत्सव तेलंगाना में होता है। और परशुराम कुंड मेला ये अरुणाचल प्रदेश में लगता है। मेदवेत महोत्सव टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है तमिलनाडु में ही। और ये टोडा जनजाति कहाँ पे निवास करती है, ये प्रश्न एग्जाम में आया था, नीलगिरी पहाड़ियों में। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु में मनाया गया। पश्मीना महोत्सव नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा में। पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला भी लगा कोलकाता में, जिसमें थीम कंट्री जर्मनी है। 2025 में जो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर होगा उसमें भारत थीम कंट्री होगा। नागोबा जात्रा त्योहार ये तेलंगाना में मनाया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। और ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा। एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करना। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना।
बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वो सब मैंने आपको बता ही दिया। चलो फिर अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी भारत ने लिम्फेटिक फाइलरियासिस को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा? 2027। फिर पूछा, अभी जारी ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत की रैंक है 3rd। फिर पूछा कि अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2025 में नेटपेक अवार्ड किस फिल्म ने जीता? बैड गर्ल। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण यानी कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया? चाइना। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अभी उन्नत हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदलकर क्या कर दिया? यशस। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया? 11 फरवरी। किस देश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? बांग्लादेश। रिलायंस ने मुरलीधरन के साथ मिलकर अभी किस नाम से एक स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया? स्पिनर। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए रोहित शर्मा। और आखिरी प्रश्न पूछा, रक्षा उद्योग में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली जो कंपनी है साब, ये किस देश की कंपनी है? स्वीडन। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था यूनाइटेड नेशन ने किस दिन को वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में घोषित किया है? तो आंसर होगा 25 मई। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।